हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ डॉक्टर दुष्यंत प्रदीप। और आज की आपकी क्लास जो कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है, वहां पे हम स्टडी करेंगे आपका यूनिट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये यूनिट आपकी साइंस में फिजिक्स के पार्ट में से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि एनर्जी जो है, एनर्जी हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इन लाइफ में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे हम एनर्जी के बगैर कर सकते हैं। और इन फिजिक्स एनर्जी इज एक्चुअली द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करने की जो हमारी क्षमता है उसको एनर्जी का नाम दिया गया है। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, एनर्जी की बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि एनर्जी कहां से आती है, एनर्जी के सोर्सेस क्या हैं, एनर्जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेस कैसे हैं, कौन सा एनर्जी सोर्स सबसे अच्छा है, विच वन इज द गुड एनर्जी सोर्स। सो कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, वी से देम एज फ्यूल्स। फ्यूल को जब बर्न किया जाता है तो दे क्रिएट सर्टेन एनर्जी। कौन से फ्यूल्स बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे फ्यूल्स हैं, और सबसे अच्छे फ्यूल की क्या प्रॉपर्टी है, ये हम स्टडी करेंगे यहां पे। डिफरेंट सोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज जो आपके पास है वो हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का आपका टॉपिक दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहले है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ फ्यूल। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, इट शुड हैव हाई एनर्जी आउटपुट। कि फ्यूल को जब भी जलाया जाए, बर्न किया जाए, तो उसका आउटपुट जो है, उससे जो एनर्जी निकल रही है वो ज्यादा होनी चाहिए जब भी उसका पर यूनिट मास या वॉल्यूम को बर्न किया जाए। बिकॉज फ्यूल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड और गैस और इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड्स। कि फ्यूल किसी भी तरह से हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि आपके फ्यूल का एक सबसे अच्छा सा उदाहरण जो एग्जांपल जो है, दैट इज योर वुड। वुड इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड्स। सो एक एग्जाम्पल बताता हूं कि 1 किलो अगर वुड आप यूज करते हो उसमें से कितनी एनर्जी निकलती है, या 1 किलो किसी और फ्यूल को अगर आप जलाते हो तो उसमें कितनी एनर्जी निकलती है। यह कंपैरिजन बताएगा कि कौन सा फ्यूल अच्छा है। जिसके 1 किलो में ज्यादा एनर्जी निकलेगी वो ज्यादा अच्छा फ्यूल होगा। इट शुड बी इजिली अवेलेबल। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि इट शुड बी इजिली अवेलेबल। आपका जो भी फ्यूल होगा वो आसानी से मिल जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। आपका फ्यूल जो है वो आसानी से स्टोर कर सके हम, और उसे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें। इट शुड बी इकोनॉमिकल। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज इट्स इकोनॉमी। कि कितना इकोनॉमी है, इकोनॉमिक कितना है, मींस ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। कोई भी फ्यूल जो आप यूज करते हो डेली पर्पसेस के लिए, वो जितना सस्ता होगा इतना अच्छा होगा, इतनी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी अच्छी मानी जाती है। क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोनॉमिकल बैरियर्स जो हमारे पास है, उसके हिसाब से इकोनॉमिकल कंसेप्ट जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अब हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी के कौन कौन से टाइप्स हैं। देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एक्चुअली हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी को मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला जिसे हम कह रहे हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो पहला सोर्स ऑफ एनर्जी आपका कौन सा आ गया? पहला सोर्स ऑफ एनर्जी आपका आ गया कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा आ गया नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेस कौन से हुए? जो हमें आसानी से मिल जाते हैं, कन्वीनियंट टू गेट दो सोर्सेज। जैसे आपका वुड है, जैसे आपका फ्लोइंग वाटर है, जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस है। ये हम आसानी से आपको कन्वीनियंटली मिल सकते हैं। दूसरे टाइप्स ऑफ सोर्सेज नॉन कन्वेंशनल कौन कौन से? जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ओशियन एनर्जी, टाइडल। ओशियन एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी,
ओशियन थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं जो हैं तो बहुत अच्छे, बट इनको यूज करने के लिए आपको स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी और ये आपको आसानी से यूजेबल नहीं मिल सकते। आप इनको अगर मिल भी जाए तो आप इनको कन्वीनियंटली यूज नहीं कर सकते हैं। सम सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल लाइक सन। अब इनमें से दो और हम फॉर्म्स निकाल सकते हैं, दो और टाइप्स, दो और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी को, जिसमें से एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम मान के चलते हैं दैट इज अ रिन्यूएबल सोर्स, अनदर वन इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल वो हुए जिनकी एनर्जी को हमने यूज करके रीयूज कर सकें, वो खत्म नहीं होती एनर्जी, उनकी जो उनका फ्यूल है वो खत्म नहीं होता, फिनिश नहीं होता, दे आर नेवर एंडिंग। अनदर वन विच कैन नॉट बी रिन्यूड, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रीन्यूएबल कौन से हैं, जैसे आपकी विंड सोर्स पढ़ा हमने, आपका सन पढ़ा, जितनी मर्जी उसकी यूज करो एनर्जी, वो कभी खत्म नहीं होगा। फ्लोइंग वाटर, ओशियंस, वुड, बायोमास एटसेट्रा, they are renewable sources of energy. सम सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल, कौन कौन से हैं? कोल खत्म हो गया तो नहीं मिलेगा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोडक्ट्स, दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे हैं जो एक बार खत्म हो गए तो इन्हें हम रीन्यू नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। कौन कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं वो कन्वेंशनल सोर्स हैं? पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं फॉसिल फ्यूल्स का। कौन से फ्यूल्स हैं? और फ्यूल्स फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ, ये धरती की सरफेस के अंदर बनते हैं, फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे बनते हैं? जब प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स जो हजारों लाखों सालों से जब वो धरती के अंदर दब जाएं और डिस्पोज हो जाएं, सड़ जाएं, तब उनके सड़ने गलने से लाखों सालों के बाद हमारे पास वो फ्यूल की शक्ल ले लेते हैं, फ्यूल की फॉर्म ले लेते हैं। सो द फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। भाई जब लकड़ियां या पेड़ पौधे जानवर हजारों सालों तक धरती के अंदर दबे रह जाते हैं तो उनसे बन जाता है कोल। Due to the application of temperature and pressure under the surface of earth, there is a formation of coal, petroleum या petroleum product या petroleum gas, natural gas जिसे आप कह रहे हो। Fossil fuels are non-renewable क्योंकि इनके बनने में लाखों साल, सदियां लग जाती हैं। So they are non-renewable sources of energy. So they should be conserved और इनकी यूटिलिटी, इनका यूज जो है बड़ा सावधानी से करना चाहिए। ये शुड बी कंजर्व्ड एंड यूज्ड जुडिशियली, ध्यान से इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखिए डिसएडवांटेज क्या है। अब फॉसिल फ्यूल्स को यूज तो कर रहे हो आप, लेकिन इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज गैसेस। सबसे पहला जो आपका डिसएडवांटेज है ये है कि जब भी आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हो तो वो बहुत ही हार्मफुल गैसेस को एक्सक्रीट करता है। वहां से जो धुआं निकलता है उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं, जिनके कारण क्या प्रोड्यूस होता है? एयर पॉल्यूशन। नंबर 2, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज एसिडिक ऑक्साइड्स। जब आप बर्न करते हो फॉसिल फ्यूल्स को तो एसिडिक ऑक्साइड्स जैसे सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वो निकलते हैं, जिनके कारण क्या बनती है? एसिड रेन। एसिड रेन मींस रेन में पानी के साथ मिक्स होके आपके ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड्स बना देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, विच इज हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर 1 जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत हार्मफुल है। नंबर 2 अफेक्ट सॉइल। सॉइल जो आपकी जमीन है उसको अफेक्ट करते हैं। किस तरह से? ये उसको उपजाऊ, आपकी जो उपजाऊ जमीन है उसकी उस उपजाऊ होने की, फर्टाइल होने की प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देते हैं, अनफर्टाइल कर देते हैं, फर्टिलिटी को रिमूव कर देते हैं, वाटर को
कंटामिनेट कर देते हैं, वाटर कॉजेज डैमेज टू द बिल्डिंग्स को, क्योंकि मोस्टली बहुत सारी ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें कैल्शियम या मार्बल यूज हुआ होता है। जब उनके ऊपर नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक एसिड पड़ता है तो वो उसे रिमूव कर देती है, उसे खराब कर देती है। ठीक है, डैमेज्ड बिल्डिंग को डैमेज हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल में देता हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इन इंडिया, दैट इज द ताजमहल। ताजमहल पे भी ये इफेक्ट हुआ था, इंपैक्ट हुआ था इन एसिड रेन्स का, ड्यू टू कि आगरा के सराउंडिंग में वहां पे बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज थी जिनके कारण बहुत सारा पॉल्यूटेंट जो था वो वहां पे उस एटमॉस्फेयर में क्रिएट हो गया था। जब बारिश हुई उसके कारण वहां पे एसिड रेन हुई, जिसके कारण जो प्रॉपर्टी, जो क्वालिटी थी मार्बल की उस ताजमहल की, वो उसमें डैमेज हुआ। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द करोजन ऑफ मेटल। अगर एसिड रेन मेटल के सरफेस पे पड़ती है तो करोड कर देती है। Burning of fossil fuel releases a large amount of carbon dioxide, which increases the temperature of atmosphere. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब भी फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं या जल जाते हैं, उनके कारण कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ये ग्लोबल गैस है, ये ग्लोबल आप ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके अर्थ के सरफेस के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है वहां पे टेम्परेचर को ट्रैप कर लेती है, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ये इस तरह से मैंने पिक्चोरियल फॉर्म में आपको बताया है कि यहां पे क्या हो रहा है। ये इंडस्ट्रीज जो हैं, ये इंडस्ट्रीज धुआं छोड़ रही हैं, ये धुआं ऊपर जा रहा है, इस धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। ये रिलीज होती हैं जैसे ही ये पानी में मिक्स होती हैं, गैसेस कैरिड बाय द विंड, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। दे मिक्स अप विद वाटर, वो पानी के साथ मिक्सअप हो जाती हैं और बनाती हैं नाइट्रिक एंड द सल्फ्यूरिक एसिड। तो gases dissolved in the rainwater to form acid rain. Acid rain kills plant lives, pollute rivers, streams, erodes stonework. Stonework mean marble work. जिससे कारण ऐसी बिल्डिंग जो जैसे ताजमहल आपको एग्जांपल मैंने दिया इन आगरा इन इंडिया, so that is getting damaged due to these acid rains. अदर एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी, जो गैस है आपकी कार्बन हाउस गैस जो है, आपकी ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जब ऊपर जाती है तो ट्रैप कर लेती है हीट को, जो सन से आने वाली हीट को ट्रैप कर लेती है। CO2 एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट कीपिंग द अर्थ वार्म एंड दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, उसका एक सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो गलना शुरू हो गए हैं और अर्थ पे जो वाटर लेवल है उसका जो लेवल इंक्रीज होना शुरू हो गया है। दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न नाउ। ठीक है, धीरे धीरे जो पानी है वो समुद्र का लेवल इंक्रीज हो रहा है, वो लेवल जो है वो किसकी तरफ आ रहा है? लिविंग अर्थ, जो आपकी सरफेस जहां पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हम लोग रहते हैं, उस तरफ बढ़ता जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। नेक्स्ट वन, थर्मल पावर प्लांट्स। इन थर्मल पावर प्लांट्स द हीट एनर्जी, क्या किया जाता है इन पावर प्लांट्स में? हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। कौन से फॉसिल फ्यूल्स? कोल, पेट्रोलियम। ये क्यों बर्न किया जाता है? टू हीट अप द वाटर। थर्मल पावर प्लांट में पानी को गर्म करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कोल है, एंड चेंज इट इनटू स्टीम। और इस हीटिंग के बाद वाटर कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, एंड दिस स्टीम व्हेन प्रेशराइज्ड दैट कॉजेज द रोटेशन ऑफ द टर्बाइंस, एंड द टर्बाइन का रोटेशन क्या करता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बना देती है आपकी थर्मल पावर प्लांट्स अ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। डन। ये इस तरह से कुछ काम करता है आपका पावर प्लांट। यहां बॉयलर लगे होते हैं, बॉयलर के कारण
आपके इन ट्यूब्स में भरा गया पानी गर्म होता है, वो पानी गर्म होते हुए यहां पे चला जाता है स्टीम की फॉर्म में, और स्टीम डायरेक्ट इंपैक्ट करती है टरबाइन पे। टरबाइन घूमती है, टरबाइन घूमती है तो वो कॉज करती है जो आपका पावर जनरेशन को। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप कहोगे सर यहां पे तो पानी जो है जैसे ही टरबाइन के साथ उसे घुमाता है उसके बाद वो स्टीम फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और रीयूज हो रही है। यस, वाटर इज गेटिंग रीयूज्ड, व्हाट that water is boiled due to the consumption of the fossil fuel, लेकिन उस पानी को गर्म करने के लिए जो फॉसिल फ्यूल है वो रीन्यू नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। देन सेकेंड वन इज हाइड्रो पावर प्लांट्स, जहां पे अब हाइड्रो है मींस वाटर है, वाटर इज क्रिएटिंग अ जनरेटिंग पावर, सो द प्लांट्स, द प्लेसेस दे आर गोइंग टू बी योर वन ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट्स। इन हाइड्रो पावर प्लांट्स वाटर फ्रॉम रिवर्स आर स्टोर्ड। क्या किया जाता है पावर प्लांट्स में, हाइड्रो पावर प्लांट्स में, कि नदियों का पानी स्टोर किया जाता है बहुत ही ऊंचाई पे बाय कंस्ट्रक्टिंग बिग डैम्स। एक हाइट दी जाती है, क्योंकि आपको पता है हाइट दी जा रही है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वाटर फ्रॉम द डैम फ्लोज डाउन। जब उस पानी को छोड़ा जाता है, कौन सा पानी, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तो पानी जब नीचे आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। वो हाई काइनेटिक एनर्जी वाला वाटर when falls down on the turbines rotate them and thereby generating the electricity। पानी जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी जब नीचे गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी वाला वाटर जो है जब टरबाइंस पे पड़ता है तो उन्हें मूव करवाता है, जिसके कारण क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस? फ्लोइंग वाटर इज रिन्यूएबल, सबसे बड़ी बात है यहां पे कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं की जो रिन्यूएबल नहीं है। पानी है, ऊपर से आएगा, टरबाइन पे पड़ेगा और वापस फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, यहां पे कोई भी बर्निंग नहीं हुई है जिसके कारण पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हुआ। द वाटर स्टोर्ड इन द डैम्स कैन ऑल्सो बी यूज टू कंट्रोल फ्लड्स, और ये इसलिए भी स्टोर हो रहा है, इसका एक और पॉजिटिव इंपैक्ट ये होता है कि जो फ्लड्स हैं वो नहीं आते हैं, और दैट कैन इवन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन बाय क्रिएटिंग स्मॉल कैनाल्स। डन। नेक्स्ट वन, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द इनिशियल कॉस्ट इज हाई, जब स्टार्टिंग में आपको ये डैम क्रिएट करना पड़ता है, टरबाइंस लगानी पड़ती हैं इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन के लिए, तो वहां पे जो कॉस्ट है, वहां पे जो इकोनॉमिकल कंसेप्ट है वो बहुत हाई है। लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, बहुत सारा जमीन का हिस्सा जो है वो इस पानी के अंदर आ जाता है जब पानी को रोका जाता है डैम बना के। एंड डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेशन, उस जगह पे जो भी वेजिटेशन है वो खराब हो जाती है, डीकंपोज हो जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है, और उस गलने सड़ने से वहां पे प्रोड्यूस होती है मिथेन गैस CH4 which is ग्रीन हाउस गैस अगेन। बट इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता। It causes displacement of people from large area of land, उस एरिया ऑफ लैंड को खाली करना पड़ता है जिसके कारण जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको वहां से मूव होना पड़ता है। ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ये इस तरह से कुछ किया जाता है। ये देखिए यहां पे बहुत बड़ा आपके पास यहां डैम बनाया गया, डैम हाइट पे बनाया गया, यहां डैम के यहां पे गेट्स रखे गए हैं, यहां गेट खोला जाता है तो पानी नीचे की तरफ फ्लो करता है बहुत ही हाई स्पीड के साथ। यहां नीचे फैंस लगे हैं कनेक्टेड टू द टरबाइन, दैट टरबाइन मूव्स एंड क्रिएट्स द जनरेट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये पानी जो ऊपर से हाई स्पीड से आ रहा था वो नीचे फिर से फ्लो करके चला जाता है। डन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका। अब नेक्स्ट आपकी जो है दैट इज बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी जो है ये मोस्टली वो एनर्जी है जो वेस्ट मटेरियल से बनती है, जैसे काउ डंग यूज होता है, प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स यूज होते हैं, जो प्लांट्स लीव्स हैं, या पुराना जो आपका
क्रॉप्स का वेस्ट मटेरियल बनता है, जो वुड्स गिर जाती हैं, पत्ते उनके, छोटी छोटी टहनियां जो हैं, जब वो सड़ने लगती हैं, वी कैन यूज देम टू प्रोड्यूस द बायोमास एनर्जी. द वेस्ट मटेरियल and the dead parts of living things are called biomass. For example, wood, animal dung, vegetable waste, agriculture waste, sewage. Biomass is decomposed by anaerobic microorganisms. बायोकंपस जो है, बायोमास जो है, वो अपने आप डिकम्पोज होता है, कन्वर्ट हो जाता है वेस्ट में और जीरो फॉर्म में. किसके कारण? ड्यू टू सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस बायोगैस. और प्रोड्यूस करता है बायोगैस, और वो बायोगैस हम यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. बायोगैस है क्या? इट इज अ सोर्स ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन सल्फाइड है. और यहां पे जो मीथेन है और ये जो गैसेस हैं, इन्हें हम जलाने के काम ला सकते हैं. घर में कुकिंग गैस की रिप्लेसमेंट में यूज किया जा सकता है. अब ये बायोगैस प्लांट काम कैसे करता है? बेसिकली बायोगैस प्लांट में एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाता है. इस तरह से ये बायोगैस प्लांट का टैंक है. ठीक है, ये इसका इनलेट चैम्बर है. इनलेट चैम्बर है मींस यहां पे इस साइड से मिक्सिंग टैंक जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां से क्या किया जाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल हो उसे यहां डाला जाता है. जैसे कैटल डंग हो गया, वाटर हो गया, वेस्ट वाटर हो गया, आपके पास वुड्स हो गई, लीव्स हो गया, या क्रॉप का वेस्ट मटेरियल होगा, वो आपने इस एंड से डालना है. ये ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है. आउटलेट जो इसका इनलेट होता है, इनलेट चैम्बर से अंदर जाता है, डंग एंड वाटर मिक्सचर बनाई जाती है. फिर अंडरग्राउंड डाइजेस्टिव टैंक, ये फिक्स डोम शेप में बनाया जाता है. और उसके बाद क्या होता है, यहां पे जब भी एनारोबिक मॉर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, वहां पे इनका डीकंपोजिशन करते हैं, यहां पे जो गैस प्रोड्यूस होती है वो इस आउटलेट से बाहर आ जाती है. और जो डीकंपोज्ड मटेरियल होता है उसे यहां से स्लैब कवर को उठा के आप उसे यहां से बाहर ले जाते हो, या अगर फिल हो जाए आपका टैंक तो इट कम्स ओवरफ्लो आउट ऑफ दिस, और इसे हम यूज कर सकते हैं एज ए मैन्योर इन योर क्रॉप्स. डन? ये समझ आया? तो एनिमल डंग को मिक्स किया जाता है वाटर में एंड द मिक्सिंग टैंक एंड द स्लरी इज सेंट इनटू द डाइजेस्टर. डाइजेस्टर क्या था उसका? जो इनर टैंक था. इन द डाइजेस्टर द स्लरी इज डिकम्पोज्ड बाय द एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and after a few days biogas is produced. थोड़ा टाइम लगता है but whenever it gets started ये regular procedure बन जाता है. तो gas is taken out from the gas outlet and used for heating and lighting purposes. The slurry left behind is rich in nitrogen. इसमें नाइट्रोजन कंपोनेंट और फास्फोरस कंपोनेंट बहुत हाई होता है. इसे क्रॉप्स और प्लांट्स के लिए हम मैन्योर की फॉर्म में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन इज योर विंड एनर्जी. विंड एनर्जी किसके लिए यूज होती है? यूज होती है विंड मिल्स में, which converts the kinetic energy of winds, जो हवा में, तेज हवाओं में जो काइनेटिक एनर्जी है उसे विद द हेल्प ऑफ विंड मिल उसके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और लेटर ऑन उसे कन्वर्ट किया जाता है किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में. तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे यूज किया आपने? मैकेनिकल एनर्जी, मतलब आपने रोटेट किए विंग्स किसके? विंड मिल्स के. और यूज किए कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में. आप मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर फ्लोर मिल्स, और यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी. डन? चलिए देखते हैं इसकी क्या एडवांटेजेस है. सबसे बड़ी बात रिन्यूएबल है. विंड यूज नहीं हो रही तो इसलिए रिन्यू हो रही है. कर सकते हैं रिन्यू. इट डज नॉट कॉजेज पोल्यूशन. आउटपुट कुछ नहीं है, डीकंपोजिशन नहीं हो रहा. द रिकरिंग कॉस्ट इज वेरी लो. इसका जो कॉस्ट है, कंजम्पशन कॉस्ट है, वो बहुत कम है. डिसएडवांटेज क्या है कि विंड हर जगह अवेलेबल नहीं है और हर समय अवेलेबल नहीं है. इट इज नॉट अवेलेबल एट ऑल द प्लेसेस एट ऑल द टाइम्स. इट रिक्वायर्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड. बहुत खुला एरिया चाहिए इसके लिए. और मिनिमम विंड स्पीड शुड बी 15 किलोमीटर पर आवर. इतनी स्पीड से कम अगर विंड होगी तो इट वुड बी नॉट ऑफ एनी यूज. ठीक है, ये आपके पास विंड मिल्स की एग्जांपल्स हैं. ये तो एक सिंगल विंड मिल है जो यूज की जाती है मोस्टली फ्लोर मिल्स वगैरह के लिए.
ठीक है, ये इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता कि बट वेन एवर देयर इज अ wind over there, it will rotate and converts that kinetic energy into the mechanical energy. But regularly अगर आपको use करना है, you need more such mills and there is a wind energy form. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारी energy forms हैं. We can convert that kinetic energy into the electrical energy, which can be stored and then reused. ठीक है, अब अगला जो आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स है वो है आपका सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी, सोलर मींस फ्रॉम सन, तो सन से आने वाली एनर्जी जिसे हम डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. ये किसकी फॉर्म में आती है सन से हमारे पास? हीट और लाइट की फॉर्म में आती है. द हीट एनर्जी इज यूज्ड इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस लाइक सोलर कुकर, solar heater, solar furnaces. The light energy is used in solar cells. Solar cells light energy में convert कर सकते हैं. ठीक है भाई. अब कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो सोलर एनर्जी को यूज करती हैं? सोलर कुकर. सोलर कुकर क्या होता है कि आपके पास एक बॉक्स फॉर्मेशन होती है जिसमें हम सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसके हीट को यूज कर सकते हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ कुकिंग सर्टेन फूड्स आर हीटिंग अप द certain objects there. ठीक है, so has an insulated box. कैसा एक बॉक्स होगा, डिब्बा होगा, पेंटेड होगा, किससे? ब्लैक. ब्लैक से क्यों पेंटेड होगा? बिकॉज द ब्लैक पेंट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी. इट इज कवर्ड बाय द ग्लास प्लेट. ग्लास प्लेट क्यों रखी जाती है उस बॉक्स के ऊपर? ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट होगी. क्यों? ताकि वो ट्रैप कर सके उसको हीट एनर्जी को, उसको बाहर ना जाने दे. इट इज द मिरर टू रिफ्लेक्ट. और सराउंड पास में ही एक मिरर लगा दिया जाएगा जो मैक्सिमम एनर्जी को उस ग्लास से अंदर की तरफ सेंड करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, और यहां पे आप 100 से 140 डिग्री तक का टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं एंड यू कैन कुक सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड्स देयर. नेक्स्ट वन इज सोलर हीटर. सिमिलर फिनोमिनन पे सोलर वाटर हीटर हैज इंसुलेटेड बॉक्स पेंटेड ब्लैक इनसाइड. तो यहां पे आप वाटर को हीट अप कर सकते हैं, वाटर हीट एनर्जी को ट्रैप करके रख सकते हैं और काफी पानी को आप गर्म कर सकते हैं. ठीक है, सोलर सेल बहुत सबसे इंपॉर्टेंट जो इस समय मटेरियल साइंसेस और साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट का सबसे बड़ा जो इस समय फील्ड है, दैट इज टू मेक द कन्वीनियंट यूज ऑफ द सोलर सेल्स. सोलर सेल क्या है? इट इज अ डिवाइस which converts solar energy into electrical energy. Solar cells are made from semiconductors, special type of conductors जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता है. गैलियम, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड से बनाया जाता है. Single solar cell produces a voltage of about 0.5 to 1 volt and produces about 0.7 watt of electricity. So several solar cells are arranged in solar panel to produce more electricity. तो more electricity के लिए हम क्या use करते हैं? solar panels means group of cells in certain way. क्या utility है, क्या advantages है? It uses a renewable source of energy that is coming from the sun. It produces electricity which does not cause pollution. ये produce करता है electricity जो conversion बहुत ही प्योर फॉर्म में है. इट कैन बी यूज्ड इन रिमोट एरियाज. यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक पोल्स भी नहीं लगे हैं, सो यू कैन डायरेक्टली पुट ओवर सेल और सोलर पैनल एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी ओवर देयर. इट यूजेस. अब डिसएडवांटेज क्या है? स्पेशल ग्रेड ऑफ सिलिकॉन्स व्हिच इज एक्सपेंसिव. जो सिलिकॉन यूज होता है वो एक्सपेंसिव है. सिल्वर इज यूज्ड. सिल्वर इज आल्सो यूज्ड, यस, फॉर कनेक्टिंग द सेल्स टुगेदर. जो यहाँ पे सेल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट. अब सेल बनता है सिलिकॉन से, वो भी महंगा है, और उन दो सेल्स को अगर आपने जोड़ना है, ग्रुप ऑफ सेल्स को जोड़ना है टू फॉर्म अ पैनल दैट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द सिल्वर, दैट इज आल्सो एक्सपेंसिव. द करंट प्रोड्यूस्ड इन डीसी एंड टू कन्वर्ट इनटू एसी इंक्रीजेस द कॉस्ट. जो प्रोडक्शन होती है वो डीसी में होती है, उसे एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, वहां भी कॉस्ट प्रोडक्शन यूज होती है. ये पहला जो केस है, दिस वन इज द सोलर कुकर. यहां पे देख रहे हैं आप, ये बॉक्स है. इस बॉक्स के ऊपर ये आपने एक ग्लास है, ये ग्लास बंद कर दिया जाता है, नीचे कंटेनर्स हैं, इसके ऊपर ये रिफ्लेक्टर है. तो रिफ्लेक्टर मैक्सिमम एनर्जी को अंदर ले जाता है, ये ग्लास उसे ट्रैप करता है और अंदर जो ब्लैक कोटेड पेंट है वो इसके टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर देता है. ठीक है, और मैक्सिमम एनर्जी अंदर यूटिलाइज हो जाती है. नेक्स्ट वन, दिस इज अ सोलर वाटर हीटर.
ये आपकी सोलर वाटर हीटर है जो आपकी हीट एनर्जी को यूज करता है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अब सोलार सेल्स है, ठीक है। सोलार सेल्स में आपके पास सैमी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जिन्हें एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहे जाते हैं। आप इतना एलाबोरेट नहीं करना है आपने। सो दैट इज द टाइप ऑफ योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन मोस्टली आर जर्मेनियम। यहाँ पे ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होती है और विद द हेल्प व्हेन सन लाइट फॉल्स ऑन दीज सर्फेसेस देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे आपके पास ये देखिए, ये सोलार पैनल है और यहाँ पे एक सोलार लैंप है जो मोस्टली रिमोट एरिया में यूज किया जाता है। अब आपके पास कुछ और सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हैं जिनमें सबसे अच्छी एनर्जी है दैट इज कमिंग फ्रॉम द सी और ओशियन। एनर्जी फ्रॉम द सी इज ऑब्टेन्ड इन 3 डिफरेंट पार्ट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। कौन कौन से पार्ट थे? टाइडल एनर्जी, सी एंड द ओशियन एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है? आपको पता है कि मून का जो डिस्टेंस है वो अर्थ से चेंज होता रहता है ड्यू टू द इम्पैक्ट, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। क्या प्रोड्यूस होती हैं? टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। कहां पे? आपके ओशियंस में, सीज में। टाइड्स क्या है? लहरें, जो आपकी ज्वार भाटा जिसे आप कहते हो, बहुत ऊंची लहरें बनती हैं और इनके कारण डैम इज कंस्ट्रक्टेड एट अ नैरो ओपनिंग बिटवीन द लैंड एंड द सी एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर। हाई टाइड के कारण जो है दैट कैन रोटेट, यूज टू रोटेट द टरबाइन। ये जो आपकी लहरें, ज्वार भाटा बन रहे हैं, टाइड्स बन रही हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी को यूज किया जा सकता है टरबाइन को मूव करने के लिए। और टरबाइन को मूव करके आप क्या कर सकते हो? प्रोड्यूस कर सकते हो टाइडल एनर्जी। इसी तरह सी वेव एनर्जी, जब स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, विंड्स या पानी में सरफेस के पास हवाओं के चलने से क्या प्रोड्यूस होता है? वेव प्रोड्यूस होती है और इसी वेव की एनर्जी को यूज कर सकते हैं हम टू रोटेट द टरबाइन्स। एंड द लास्ट वन इज थर्मल, ओशियन थर्मल एनर्जी। एक्चुअली ओशियन के डिफरेंट लेयर्स का डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यू है। इसी टेम्परेचर के डिफरेंस को हम यूज करते हैं। द वार्म surface water is used to boil liquid ammonia. अमोनिया का टेम्परेचर जो है, बॉइलिंग टेम्परेचर पॉइंट जो है बहुत कम है, तो वो से यूज किया जाता है। अमोनिया एंड द वेपर इज यूज टू रोटेट द, जब अमोनिया जो है आपका वो मूव करता है, बॉयल होता है उस 20 से 25 डिग्री के टेम्परेचर पे, तो वहां पे जो स्टीम प्रोड्यूस होती है दैट इज यूज टू रोटेट द टरबाइन। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये टाइडल एनर्जी यूज की जाती है टू रिमूव दैट टरबाइन इन द ऑपरेशन ओवर हियर। ठीक है भाई। अब सी एनर्जी जो है आपके पास, वे टरबाइन टर्न्स इन सेम डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द एयर फ्लो, इनकमिंग वेव फोर्सेस। ठीक है, तो इस तरह से मूव करवाता है। ये आपका ओशन थर्मल एनर्जी है। ठीक है, ये ओशन थर्मल एनर्जी का एक स्कीमेटिक डायग्राम है। यहाँ पे आपके पास डीपर रीजन जो है अर्थ के क्रस्ट के बहुत गर्म है, उसके ऊपर जैसे जैसे आते जाते हैं तो अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। द मैग्मा मूव्स अप एंड कलेक्ट्स बिलो एट सम प्लेसेस कॉल्ड हॉटस्पॉट्स। द अंडरग्राउंड वाटर इज कॉन्टैक्ट विद द हॉटस्पॉट गेट्स हीटेड अप। नीचे वाला जो टेम्परेचर जो होता है पानी का वो ज्यादा होता है। बाय ड्रिलिंग होल्स इनटू हॉटस्पॉट्स द स्टीम कम्स आउट, कैन बी यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन्स। ये इस तरह से रोटेट करवा सकते हैं टरबाइन को। चलिए, अब आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। भाई न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस से आती है। न्यूक्लियस में होते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस दो किस्म की हैं, एक जिसमें न्यूक्लियस टूटते हैं तो छोटे न्यूक्लियस बनते हैं, बड़ा न्यूक्लियस टूटा तो छोटा न्यूक्लियस बना, और दूसरा वो जिसमें बड़ा न्यूक्लियस बनता है, कब? जब छोटे न्यूक्लियस जुड़ते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी released during the nuclear reactions. Two types of reactions. One is your nuclear fission. Fission क्या है? जब
एक बड़ा न्यूक्लियस जो है दैट ब्रेक्स डाउन इनटू द स्मॉलर न्यूक्लियाइज, another one is the nuclear fusion जिसमें smaller nuclei are joined to create a bigger nucleus. ठीक है, a nuclear power plant, the heat energy produced by the controlled nuclear fission. जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यहां पे कौन सी रिएक्शन यूज की जाती है? न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन यूज की जाती है। ठीक है, और जो न्यूक्लियर रिएक्शन सन में हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने में यूज होती है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। वहां पे हाइड्रोजन न्यूक्लियाइज जो है वो फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं टू फॉर्म द हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस हाइड्रोजन जो है उसके न्यूक्लियाई किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हीलियम में, और वहां पे प्रोड्यूस होती है एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक द हाइड्रोजन बॉम्ब। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। सो एडवांटेजेस क्या है? इट प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास। जो हमने फ्यूल की फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कहां से मिलती है? न्यूक्लियर रिएक्शन से। If safety measures are taken, it is more environmental friendly than fossil fuels. And one of the countries in the world, one of the most advanced countries, Japan, is making maximum utilization of the nuclear energy to get the electricity over its country. Disadvantages क्या है न्यूक्लियर एनर्जी की? कॉस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बहुत ज्यादा है, अवेलेबिलिटी जो है न्यूक्लियर फ्यूल्स की लिमिटेड है, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वहां से हार्मफुल वेस्ट निकलते हैं विच आर वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ। यहां एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपके पास न्यूक्लियर फिशन का। न्यूक्लियर फिशन कैसे किया जाता है? फिशन मींस वी हैव टू ब्रेक डाउन। यहां पे एग्जांपल जो मैंने लिया है वो है यूरेनियम का। यूरेनियम जिसका एटॉमिक मास हमने लिया है 235, U235। जब एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक किया जाता है इस U235 यूरेनियम पे, तो ये ब्रेक हो जाता है तो दो अलग छोटे छोटे न्यूक्लियाइज में, दो डिफरेंट पार्टिकल्स में, दो डिफरेंट मटेरियल्स में, और इस फिनोमिनन को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। और इस फिशन के दौरान निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन्स। क्या हुआ? एक न्यूट्रॉन को डाला आपने एक न्यूक्लियस पे, किसका न्यूक्लियस? यूरेनियम 235 का। वहां से बन गए यूरेनियम 235 टूट गया और बन गए 2 न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियाई बने और साथ में रिलीज हुए 3 न्यूट्रॉन्स। ये 3 न्यूट्रॉन्स आगे जाके 3 यूरेनियम 235 न्यूक्लियस को तोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन चलता रहता है। अगर आपने 3 की जगह 2 को एब्जॉर्ब कर लेते हो और सिर्फ एक ही चलता रहता है तो उसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड रिएक्शन, जो कि इलेक्ट्रिकल जनरेशन में यूज होता है। अगर 3 के 3 चलते हैं तो ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे, ये 3 अगले 3 को ब्रेक करेंगे तो 9 निकलेंगे। सो इनका से चेन रिएक्शन बन जाता है एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ हैवॉक एंड गोइंग टू क्रिएट एटम बॉम्ब देयर। न्यूक्लियर फिशन इस तरह से अनकंट्रोल्ड होता है, 1 2 1 से 3 इस तरह से आगे क्रिएट होता जाता है तो चेन रिएक्शन बनती है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? जुड़ जाते हैं, तो 2 डीज जुड़े और यहां पे बन गए हीलियम। डी मतलब ये ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, तो ये दोनों जुड़ते हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े और 1 हीलियम बन गया। डन। सो इस तरह से यहां पे फ्यूजन हुआ है एंड दैट इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ सन, और जिससे इतनी हाई एनर्जी मिल रही है, जो हमें भी उसका पार्ट मिल रहा है इवन एट द 1000 of kilometers away from the surface of sun। ठीक है, तो ये आपकी कुछ एनर्जी फॉर्मेशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें रिव्यू कीजिए अच्छी तरह से। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस आपके सामने है। सो प्लीज बी विद मी। थैंक यू वेरी मच। Myself Dr. Dushyant Pradeep. Goodbye. Have a wonderful time ahead. Enjoy the sciences. Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.